मुस्तफ़ा कमाल ने कोई हराम नहीं कमाया। 300 अरब रुपए 30,000 करोड़ 300 अरब रुपए 30,000 करोड़ अपने हाथों से खर्च किए और आज 12 साल हो गए मुस्तफ़ा कमाल पर कोई 1 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। ये मेरा किरदार है। हमने एमक्यूएम को चौकीदारी दी थी 40 सालों से और वो खुद जो है वो चोरों के साथ मिलकर उन्होंने शहर का दरवाज़ा खोला है और उसको लुटवाया है। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कहता था काम देखना तो जाके मुस्तफ़ा कमाल के देखो। आपने एमक्यूएम को छोड़ा, जो जिस पार्टी को छोड़ देता है वो गद्दार होता है, जरा इस बारे में रहनुमाई कीजिए। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो मैं था, इसलिए कि जो चीज़ और मैं 19 साल पहले मुझे एमक्यूएम ने एमपी बना दिया, मुझे 18 साल पहले वजीर बना दिया। क्या मैं कराची वालों को भूल गया? या जब रातों में वो सोते थे अपने घरों पर तो मुस्तफ़ा कमाल रातों में अपने घर वालों को अपने बिस्तर को छोड़कर उनकी गलियों में रात अपनी कुर्बान करके उनकी सुबह को बेहतर बनाता था। और 1-2 दिन नहीं 5 साल। मुझे 16 साल पहले कराची का मेयर बना दिया, मुझे 9 साल पहले पाकिस्तान का सेनेटर बना दिया। और मुझे जो चीज़ मिलती थी एमक्यूएम में सबसे बढ़ती थी वो मुझे मिलती थी। मुझसे बचती थी तो किसी और के पास जाती थी। अल्लाह ताला ने मेरा ऐसा नाम बना दिया था। कराची को लूटने में, खाने में किसका हाथ है? सबका हाथ है। सबसे बड़ा हाथ तो पीपल्स पार्टी का है और उसके बाद जो है वो एमक्यूएम का है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है और आज हम पीएसपी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे कराची के हवाले से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, ऑल खैरियत से हैं? सर सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि दीगर शहरों के मुकाबले में आप कराची को कहाँ देखते हैं? जी, कराची जो है वो बहुत पोटेंशियल है कराची का दीगर शहरों के मुकाबले में। पूरी दुनिया भर में बहुत में अगर आप कंपैरिजन करें तो कराची पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर दे रहा है। कराची पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का 50% इस शहर से हो रहा है। कराची पूरे पाकिस्तान सूबे पंजाब की जो सेल्स टैक्स कलेक्शन है उससे ज़्यादा कराची सेल्स टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है। फिर पाकिस्तान में 2 सी पोर्ट्स हैं, दोनों सी पोर्ट्स कराची में ऑपरेशनल हैं। तीसरा भी हमने गवादर में बनाया, उसको वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। कराची पाकिस्तान का गेटवे है, कराची सेंट्रल एशिया का गेटवे, कराची अफगानिस्तान का गेटवे। तो कराची फाइनेंशियल हब है, कराची इंटेलेक्चुअल हब है, कराची जो है वो बैंक्स के तमाम हेड ऑफिस यहाँ पे हैं। कराची में यहाँ पर जो है वो स्टेट बैंक का मरकज़ यहाँ पर है। तो कराची पाकिस्तान तो इसकी अहमियत तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कराची को लूटने में, खाने में किसका हाथ है? सबका हाथ है। सबसे बड़ा हाथ तो पीपल्स पार्टी का है। 14 सालों से उसकी यहाँ पर हुक्मरानी है और उसके बाद जो है वो एमक्यूएम का है। एमक्यूएम पार्टनर्स इन क्राइम रही है उनके साथ। हमने एमक्यूएम को चौकीदारी दी थी 40 सालों से और वो खुद जो है वो चोरों के साथ मिलकर उन्होंने शहर का दरवाज़ा खोला है और उसको लुटवाया है। तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों इसमें बराबर की शरीक है। और फिर पीटीआई की अभी हुक्मरानी रही है 3 सालों में, उन्होंने भी हमें बचाया नहीं। बेसिकली 3.5 सालों में इमरान खान साहब ने हमें नहीं बचाया। अच्छा सर, अगर आप कराची के मेयर बन जाते हैं तो क्या दूसरों की तरह कराची वालों को भूल तो नहीं जाएंगे? इसका जवाब ये कि मेरा माजी मेरे मुस्तकबिल की ज़मानत है। क्या मेरे पास जब ये जिम्मेदारी थी तो क्या मैं कराची वालों को भूल गया? या जब रातों में वो सोते थे अपने घरों पर तो मुस्तफ़ा कमाल रातों में अपने घर वालों को अपने बिस्तर को छोड़कर उनकी गलियों में रात अपनी कुर्बान करके उनकी सुबह को बेहतर बनाता था। और 1-2 दिन नहीं 5 साल। और ऐसा करने में मुस्तफ़ा कमाल ने कोई हराम नहीं कमाया। 300 अरब रुपए 30,000 करोड़ 300 अरब रुपए 30,000 करोड़ अपने हाथों से खर्च किए और आज 12 साल हो गए मुस्तफ़ा कमाल पर कोई 1 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। ये मेरा किरदार है। तो और फिर कराची मेरे ज़माने में दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया। दुनिया भर के लोग आकर जो है कराची की में जो हमें मेडल दे रहे थे, इनामात दे रहे थे। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कहता था काम देखना तो जाके मुस्तफ़ा कमाल के देखो। तो ये सब कुछ जो है वो क्या मैंने वादा किया था किसी से? नहीं। तो ये किरदार कहते हैं कि चोरी किसी ने पाकिस्तान में उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। मुझे तो डकैती करने का मौका मिला। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जो मेरा माजी है वो आपके सवाल का जवाब है कि क्या मेरे पास ऐसा जब था तो क्या मैंने ऐसा किया जो आपका खदशा है? तो अगर उस वक्त नहीं किया तो अब मैं कैसे करूँगा ये वाला काम? अच्छा सर, आपने एमक्यूएम क्यों छोड़ी? आपका पर्सनल कोई इशू था या इसकी क्या वजह हो सकती? नहीं, मेरा पर्सनल तो इशू हो नहीं सकता ना, इसलिए कि एमक्यूएम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो मैं था। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो मैं था, इसलिए कि जो चीज़ और मैं 19 साल पहले मुझे एमक्यूएम ने एमपी बना दिया, मुझे 18 साल पहले वजीर बना दिया, मुझे 16 साल पहले कराची का मेयर बना दिया, मुझे 9 साल पहले पाकिस्तान का सेनेटर बना दिया। और मुझे जो चीज़ मिलती थी एमक्यूएम में सबसे बढ़ती थी वो मुझे मिलती थी। मुझसे बचती थी तो किसी और के पास जाती थी। अल्लाह ताला ने मेरा ऐसा नाम बना दिया था। तो मुझे तो एमक्यूएम से कोई पर्सनल शिकायत या हो ही नहीं सकती ना। और न कल थी ना आज है। नहीं, एमक्यूएम हम जिस मकसद से एमक्यूएम में गए थे वो ये नहीं था कि हमारे लीडर जो हैं वो
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करें, पाकिस्तान को गाली बकें, पाकिस्तान के इदारों को गाली बकें, उनके जर्नलों को गाली बकें, दूसरी कौमियतों से हमारी लड़ाई हो जाए। हम ये कौम पढ़ी लिखी कौम थी, है और रहेगी। और हाँ, हमारे मसाइल थे और हैं। उसका हल ये नहीं था कि हम रॉ को आवाज़ लगाएं, नरेंद्र मोदी को आवाज़ लगाएं। उससे हमने मसाइल में कमी नहीं की, मौजूदों के मसाइल में इजाफा कर दिया। फिर हमने यहाँ पर इस शहर में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हमने नहीं की, हमने लोगों को जोड़ा नहीं अपने साथ, हम यहाँ पर कौमियतों के साथ लड़ गए। तो फिर 2008 से 2013 तक और 2013 से 2015 तक MQ हुकूमत में रही है। तो एक रहमान मलिक के कॉल पर हम डील होने लगे। तो जब लीडरशिप इतनी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगी और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ही आपने सारे हुकूक लेने हैं, तो उस पीपल्स पार्टी के आप एक फ़ोन कॉल पे अगर आप डील होने लगेंगे तो फिर तो जो है वो मेरे तो मज़े हैं, मेरे आगे पीछे 3 मोबाइलें चल रही हैं, मुझे वजारतें मिली हुई हैं, मुझे निज़ामत मिली हुई है, लेकिन कौम का तो सौदा कर रहे हैं। तो जब ये सारा मंजर हो गया और हमने कोशिश की कि ये चीज़ें जो है ना हो, अगर हम उसमें जब हम नाकाम हो गए तो फिर हमने जो है वो मैंने फिर पार्टी छोड़ दी कि मैं इस गुनाह में हिस्सा नहीं रह सकता। और उसके बाद हम 3 सालों के बाद आए, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी कि हम जो है वो गलत को गलत और सही को सही कह सकें। और हमने अल्ताफ़ हुसैन साहब को के सामने आकर खड़े हुए और हमने बताया कि नहीं, अल्ताफ़ हुसैन साहब जो मुहाजिर कौम का नाम लेकर ये सारी फरमुदात इरशाद फरमा रहे हैं, ये मुहाजिर कौम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनके कहे हुए की सज़ा मुहाजिर कौम को नहीं दी जाए। और फिर हमने आकर इस शहर के सारी ज़ुबानें बोलने वालों को गले लगाया, जोड़ा। आज पख्तून हमारे साथ हैं, बलोच हमारे साथ हैं, सिंधी हमारे साथ हैं, मुहाजिर हमारे साथ हैं, पंजाबी हमारे साथ हैं। और हमने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज जैसे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले हैं तो लियाकताबाद में भी मुस्तफ़ा कमाल का झंडा लेकर इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं, और सोराब गोड में भी मुस्तफ़ा कमाल का झंडा लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मलीर में भी झंडा लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो वो किमाड़ी में भी झंडा मुस्तफ़ा कमाल के झंडे को लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मेरा ख्वाब था, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया इसमें। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने MQM को छोड़ा, उसके बाद आपके खिलाफ काफ़ी साइन, काफ़ी टैग लाइन्स आने लगी कि जो जिस पार्टी को छोड़ देता है वो गद्दार होता है। ज़रा इस बारे में रहनुमाई कीजिएगा। बोले तो तब तो 6 साल हो गए, बहुत सारी बातें कह ली गई, लेकिन सारी बातें गलत साबित हो गई। अल्लाह ताला ने हमें सुरखुरू किया है। हमने उस वक्त आवाज़ बुलंद की, सही बात की कि जब सच बोलने की सबसे छोटी सज़ा मौत थी शहर में, और कोई बोलने वाला नहीं था। और हमने ये काम अल्लाह ने किया, अल्लाह ने हमसे करवाया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि शहर में अमन है, वरना 22 लोग रोज़ाना मरते थे। कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कलमा पढ़ने वाले ज़बा होते थे, रंग नस्ल ज़ुबान की बुनियाद पर। आज अल्लाह का शुक्र है कि एक आदमी भी नहीं मर रहा। तो ये अल्लाह ने ये काम हमसे करवाया। अच्छा सर, मैं आपसे कराची के बारे में पूछना चाहूँगा। स्नैचिंग बढ़ती जा रही है, पढ़े लिखे लड़के स्नैचिंग कर रहे हैं, कराची के रोड तबाह हो चुके हैं, स्नैचिंग बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसका जिम्मेदार क्या आवाम हो सकती है, हुकूमत है? अगर हुकूमत है तो फिर कौन है? नहीं, हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत, जो सूबाई हुकूमत है, कि सूबाई हुकूमत के पास 18वीं तरमीम के बाद इतने इख्तियारात हैं कि अब सब कुछ उनके पास है, और उन्होंने नीचे इख्तियारात वसाइल दिए नहीं लोकल गवर्नमेंट। तो हर हाल में हर तरह की जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत पे आती है। चूँकि इतनी ज़्यादा महरूमी और मायूसी पैदा कर दी गई है कि एक इंसान जो है वो क्राइम की तरफ मुतवज्जो हो रहा है, और पढ़े लिखे लोग भी उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए हालात, और आप पीने का पानी नहीं दे रहे, आप सीवरेज का निज़ाम नहीं दे रहे, आप नौकरी नहीं दे रहे, आप रात में लाइट नहीं दे रहे, सुबह गैस नहीं दे रहे, ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे, रोड नहीं दे रहे, पार्क नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, और जो है वो आप लूट रहे हैं 14 सालों से। तो इस वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है। अच्छा सर, महंगाई के हवाले से आप क्या कहते हैं? महंगाई बढ़ती जा रही है, कौम पागल हो गई है, तो इस हवाले से आपने क्या सोचा? अगर आप मेयर बन जाते हैं तो आप कराची वालों के लिए क्या रिलीफ लेकर आएंगे, और सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, मैक्रो इकनॉमिकल जो इश्यूज़ हैं वो तो वफाकी हुकूमत के करने वाले काम हैं। चूँकि मुल्क में हर ओहदेदार जो है वो वज़ीर आज़म हो या दूसरी पार्टीज़ के लोग, सब कोई हर कुछ अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी मुल्क और कौम का सोचकर काम नहीं कर रहा, चाहे वो ओपोजिशन में हो। आज के ओपोजिशन कल के हुक्मरान थे, और आज के हुक्मरान कल के ओपोजिशन थे। सब ने अपनी ज़ात के लिए, मैं समझता हूँ, काम किया। आवाम और कौम के लिए किसी ने, इसी वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी है। उसकी वजह से आपको पता है कि डॉलर काबू में नहीं आ रहा, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। डॉलर जब होगा महंगा तो यकीनन जो है वो चीज़ें महंगी होंगी, इंपोर्ट महंगी होगी, और तेल महंगा होगा, और तेल महंगा होगा तो उसके बाद तेल से सारी चीज़ें महंगी हो रही। तो चूँकि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, इस वजह से माशी अदम इस्तेकाम है, और उस माशी अदम इस्तेकाम की वजह से जो है वो इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ती चली जा रही। तो मैं समझता हूँ कि कराची वो जगह है जहाँ से हम इस मुल्क को, अगर यहाँ पर पॉलिटिकल इस्तेकाम आ जाए, हम जैसी पार्टी के पास ही शहर आ जाए, तो हम यहाँ से उसको फाइनेंशियल इस्तेकाम दे सकते हैं इस मुल्क को।
यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को ठीक कर सकते हैं, यहाँ के इंडस्ट्रियल जोन को ठीक कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वो प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जब ये काम करेंगे और ये कुछ चीज़ें होंगी तो यहाँ से एक पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। इस स्टेबिलिटी का फ़ायदा जो है वो मुल्क को होगा और उसके बाद जो इक़दाम करेंगे उससे एक आम आदमी को फिर फ़ायदा होगा और वहाँ पर जो हमारी वो हैं कीमतें हैं वो कम, इसलिए कि पोटेंशियल लोकल गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट तो जो कीमतें कम करने का इख्तियार और चीज़ें नहीं, हाँ हमारा काम मॉनिटरिंग का होता है, उस मॉनिटरिंग में इंशाल्लाह ताला कोई कमी नहीं होगी। अच्छा सर, 1100 अरब के बारे में आपका क्या कहना है जो कराची को दिया गया? नहीं, दिया तो नहीं गया, 1100 अरब रुपये का तो ऐलान किया गया। डेफिनेटली वो पैसे नहीं आए कराची को और ये बड़ी ज़्यादती की बात है और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐलानात हो जाते हैं और जो है वो पैसे नहीं आते। अच्छा सर, कराची के लिए ग्रीन लाइन की 120 बसेस काफ़ी हैं? नहीं, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। ग्रीन लाइन भी जो है वो 5 साल स्ट्रक्चर बंद पड़ा रहा और 20 बसें आने में टाइम लग गई। तो कराची में तो कम से कम पहले फेज़ में 6 लाइनें हैं, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, रेड है और इस तरह से 6 कॉरिडोर हैं। ये मेरे ज़माने का कंसीव हुआ है BRT कॉरिडोर। और उसके बाद कराची में 123 लाइन्स हैं। फिर उसके बाद जिसको जो पूरा बनेगा तो ये मास ट्रांजिट पूरा कंप्लीट होगा। तो ये ग्रीन लाइन से तो कुछ भी नहीं होगा कराची में। तो आप क्या कहते हैं कि कराची कब तक बिल्ड हो जाएगा? जी, अगर उसको आप बनाना शुरू करेंगे तो एक दिन से फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। एक दिन से फ़र्क आना शुरू, अगर बनाना शुरू करेंगे तो आज मेरे पास शहर हो, सुबह से आपको शहर में फ़र्क नज़र आ, मैं नहीं कह रहा कि मसले हल हो जाएंगे, लेकिन आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा और उसको करते करते आप जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगी फिर। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि 2005 के मुस्तफ़ा कमाल में और 2022 या 23 के मुस्तफ़ा कमाल में क्या फ़र्क होगा अगर आप मेयर बन जाए? बहुत तजुर्बा, पहले इतने तजुर्बात नहीं थे, अब तजुर्बात मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे पास बहुत अच्छी टीम है। तो इंशाल्लाह ताला जिन कामों को पहले जो है वो शायद टाइम लगा, अब शायद उससे भी ज़्यादा तेज़ काम हो। अच्छा सर, के इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली ख़त्म होना चाहिए और के इलेक्ट्रिक मल्टीपल कंपनीज़ को यहाँ पर लाइसेंस देना चाहिए, एक से ज़्यादा। जिस तरह से फ़ोन कंपनीज़ के पास मल्टीपल लाइसेंस हैं, इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के भी जो है वो मल्टीपल लाइसेंसेस होने चाहिए, मसला हल हो जाएगा।